देखो इतनी बड़ी होगी, कपड़े में ही हग रही है, कपड़े में ही टट्टी कर रही है। मुझे लगता है ना इसको थोड़ा मेंटली इफेक्ट हुआ है। पूरे स्टैंड के साथ ग्लूकोज की बोतल भी फेंक दी और स्टैंड भी फेंक दिया। भले मैं फुल फोर्स में फेंकूं, लेकिन इतना दूर तो मैं भी नहीं फेंक सकता हूँ। कोई बीमारी नहीं है, इसको जरूर कोई ना कोई बुरी आत्मा का साया पड़ा है। बोला ना तेरे को दे, मतलब दे, मेरी बेटी को अभी का अभी डिस्चार्ज दे दे। उसकी आंखों की पुतली ना पूरी व्हाइट हो गई है। मधु पे कोई असर नहीं हो रहा है। 3-4 घंटे अपनी आंखें खुली ही रखी है। वो बहुत सीरियस है, वो तो हॉस्पिटल में है। मैं तुझे जानती हूँ नरेंद्र सिंह, नर की आग में मत डालना, मुझे नर की आग में मत डाल, मत डाल। नहीं 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 नहीं, नहीं डालूंगा। जितनी पुरानी शराब उतना गहरा नशा, जितना पुराना भूत उतना ही डेंजर आदमी फंसा। मेरा चैलेंज है ये। मेरे चैनल की कहानियाँ आपको दूसरी जगह ना तो सुनने को मिलेंगी और ना ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये मेरे जीवन की सच्ची कहानियाँ हैं। ठीक वैसे ही आज के किस्से का भूत भी बहुत डेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक किस्सा। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठना, क्योंकि बाद में उठने को नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मेरे अंकल की बेटी का किस्सा है। मेरे अंकल की बेटी मतलब मेरी कजन जब 12 साल की थी ना, इस किस्से में मेरी कजन का नाम रखती हूँ मधु। जब मधु 12 साल की थी ना, तो एक दिन वो स्कूल में पढ़ने गई। उसका जो स्कूल था ना हमारे घर के बाजू में ही था, ज्यादा दूरी पर नहीं था। तो एक दिन उसके स्कूल में से आंटी को फोन आता है और आंटी को बोला जाता है कि आपकी बेटी ने ना कपड़े में ही लैट्रिन बाथरूम कर दी है, आप जल्दी आइए कपड़ा लेकर। तो आंटी ने क्या किया, फट से कपड़ा लिया, अंकल आंटी स्कूल की ओर भागे। तो मैं भी अंकल आंटी के साथ ही चली गई थी। जब हम लोग स्कूल में गए ना, तो मधु को देखा तो मधु ना एकदम चुपचाप खड़ी है, बिल्कुल हिल नहीं रही है। जैसे कुछ स्टैचू खड़ा होता है ना, वैसी सेम मधु खड़ी थी। तो आंटी ने जाकर बोला, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत खराब है क्या? तो मधु ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। तो आंटी ने बोला, चलो ठीक है, मैं तेरे को बाथरूम में लेकर चलती हूँ, कपड़ा चेंज कर लेते हैं। अंकल आंटी अब मधु को लेकर बाथरूम में गए। जैसे अंकल आंटी मधु को लेकर बाथरूम में गए हैं ना, तो मेरी कजन के क्लासमेट ने मुझे बताया कि दीदी, इसने हमको बताया था जो गुलाब का शरबत है ना, जो नया अभी मार्केट में आया है, जिसकी एड भी आती है, रूह अफ़ज़ा के जैसा है। मैंने बोला हाँ हाँ। बोले इसने बताया था कि मैंने ना आज सुबह वो ही पिया है। बोला बड़ी खुश थी और बहुत खुशी खुशी बता रही है कि आज मैंने वो शरबत पिया है। थोड़े ही टाइम के बाद ना हमको ना लैट्रिन की बड़ी बास आ रही थी। सब लोग बोल रहे थे बास आ रही है, बास आ रही है। कहाँ से आ रही है? जब पता चला कि मधु ने खड़े खड़े ना कपड़े में ही टट्टी बाथरूम कर दिया है, तो सब लोग बोलने लगे, छी, इतनी बड़ी होकर कपड़े में हकती है, शर्म नहीं आती है। तो सब लोग मधु पर हंसने लगे और इसका मजाक उड़ाने लगे। देखो इतनी बड़ी होगी, कपड़े में ही हग रही है, कपड़े में ही टट्टी कर रही है। सब लोग ऐसा बोलने लगे और मधु चुपचाप खड़ी रही। तो आंटी ने मधु को बोला, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत खराब है क्या? तो मधु कुछ बोल ही नहीं रही है। तो उसकी टीचर आई, उसकी टीचर ने बोला कि मैंने भी इसको पूछा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो वो मुझे भी कुछ नहीं बता रही है। तो हमने सोचा कि आपको फोन किया जाए। अब मधु को चेंज करवाया गया और आंटी ने बोला टीचर को कि हम लोग इसको घर पर लेके जाते, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो टीचर भी बोले ठीक है। हम लोग मधु को घर पर लेकर आए। तो मधु को घर पर लेकर आए, मधु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो आंटी ने सोचा कि इसको ना थोड़ा सोने देते हैं। आंटी ने उसको पूछा, तेरे की तबीयत ठीक नहीं है, कोई दवाई वगैरह दे दो बेटा? वो कुछ नहीं बोली। तो आंटी बोले ठीक है, तो सो जा, थोड़ा आराम कर और ठीक हो जाएगी। तो मधु ना पूरा दिन सोती रही। आंटी ने शाम को उसको उठाया कि बेटा तूने टिफिन भी नहीं खाया, दोपहर को कुछ खाया भी नहीं है, चल ऐसा कर थोड़ा चाय पानी तो पी ले। तो मधु कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो आंटी उसको बोल रही, थोड़ा सा तो ले लेना, हल्का सा ही ले ले, चल 2 घूंटी पी ले। मधु कुछ नहीं बोल रही है, बस चुपचाप आंटी को देख ही रही है। तो आंटी बोले ठीक है, तेरे को ठीक नहीं लग रहा है ना, तू ऐसा कर, लेट जा, थोड़ा और सो जा, हो सकता है तेरे को ठीक लगे। तो मेरे अंकल ने आंटी को बोला कि मुझे लगता है ना इसको थोड़ा मेंटली इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ये देखो अभी पढ़ाई में इतनी होशियार है, सब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया है, तो हो सकता है कि इसके दिमाग पर असर पड़ा हो थोड़ा। इसको ज्यादा डिस्टर्ब मत कर, इसको थोड़ा ठीक होने दे, अपने आप ही कुछ ना कुछ खा पी लेगी। तो आंटी बोले ठीक है। तो अभी मधु को रात को उठाया गया, कम से कम 10-11 बजे उठाया गया कि चल बेटा अब कुछ खा ले, हल्का फुल्का तो खा ले, ज्यादा नहीं खाना बल्कि थोड़ा सा तो खा, तूने तो ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया है, पानी की 2 बूंदे तो पी ले। मधु कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है।
तो अंकल बोले बेटा तबीयत ठीक नहीं है क्या, डॉक्टर के पास जाना है? तो भी कुछ नहीं बोल रही है। तो अंकल बोले ठीक है अभी तू थोड़ा सो जा, हम लोग सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा बोलकर मधु सो गई है। अब सुबह हुई, आंटी ने उसको उठाया, चल भाई उठ जा, नाश्ता वगैरह कर, ब्रश वगैरह कर, कल से ना तो कुछ खा रही है ना पी रही है, हमको बता तो सही तुझे हुआ क्या है। तो फिर भी कुछ नहीं बोल रही है। अंकल बोले शांति से बात कर, नॉर्मल होके बात कर, प्यार से बात कर, उसके दिमाग पर गहरा सदमा लगा है, तू समझती क्यों नहीं है। तो आंटी बोले हाँ चल। आंटी ने ना बड़े लाड प्यार से बोला खा ले मेरा बेटा, थोड़ा सा ही खा ले, माँ के हाथ से तो खा ले ना, धोने वाले। नहीं खा रही है। तो अंकल ने उसको समझाया बेटा ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, बड़ी बड़ी उम्र वालों के साथ होता है, इसमें क्या हुआ। तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा करते करते उसने दूसरे दिन भी नहीं खाया। अब आया तीसरा दिन। जैसे ही तीसरा दिन आया ना तो वो कुछ नहीं खा रही है। तो अंकल ने बोला ना हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ना डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जैसे ही उसको डॉक्टर के पास लेकर गए ना और पूरी बात बताई तो डॉक्टर ने उसको समझाया बेटा ऐसी बातें होती रहती है, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। फिर भी मधु कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो डॉक्टर ने मेरे अंकल आंटी को बोला कि लगता है इसको ना बहुत गहरा सदमा लगा है। तो अंकल आंटी बोले इसने तो 3 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो डॉक्टर बोला अच्छा ऐसा है, तो ऐसा करता मैं ना इसको ग्लूकोज चढ़ा देता हूँ। अब डॉक्टर ने मधु को ग्लूकोज चढ़ा दिया और कुछ दवाइयाँ लिख के दी और मेरे अंकल को बोला जा ये दवाइयाँ ना बाहर से लेकर आ। अब मेरे अंकल हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे ही हैं तो मधु ने क्या किया, खिड़की से बाहर ना पूरे स्टैंड के साथ ग्लूकोज की बोतल भी फेंक दी और स्टैंड भी फेंक दिया। इतने फोर्स से फेंकी ना, वो मेरे अंकल गेट के बाहर जा ही रहे थे, वहां तक वो स्टैंड पहुंचा और बोतल गिरी। तो मेरे अंकल देख के हैरान कि ये क्या। तो अंकल ने खिड़की पे देखा तो आंटी ना मधु का हाथ खींच रहे हैं और उसको अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं। और मेरे अंकल भागे और सीधा मधु के पास पहुंचे। तो आंटी ने बताया कि ये जो स्टैंड है ना ये मधु ने फेंका है। तो अंकल बोले इतना दूर? बोले इतना दूर तो मैं भी नहीं फेंक सकता, भले मैं फुल फोर्स में फेंकूं लेकिन इतना दूर तो मैं भी नहीं फेंक सकता हूँ। अब अंकल को समझ में आ गया कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको जरूर कोई ना कोई बुरी आत्मा का साया पड़ा है इसके ऊपर, इसीलिए इसने ये किया है। अब अंकल ने डॉक्टर को बोला कि मेरी बेटी को डिस्चार्ज दे दो, मैं इसको घर लेकर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर बोला नहीं मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ। बोले बोला ना तेरे को, दे मतलब दे, मेरी बेटी को अभी का अभी डिस्चार्ज दे दे। तो मेरे अंकल का गुस्सा देखकर ना डॉक्टर बोला ठीक है ले जाओ इसको घर पे, बाद में मेरे पास नहीं आना, मेरी कोई गारंटी नहीं है। अंकल बोले हाँ मेरी गारंटी है, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। अंकल ने ये बोला। अंकल बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंकल को ऐसा क्या नजर आ गया, इतने कॉन्फिडेंस से अंकल ये बात बोल रहे हैं। तो अंकल ना मधु को घर पर लेकर आ गए। जैसे मधु को घर पर लेकर आए हैं ना तो उन्होंने मेरे दादाजी को पूरी बात बताई। मेरे दादाजी बोले अच्छा ये बात है। तो मेरे दादाजी, मैं और मेरे अंकल आंटी हम लोग रूम में गए, मधु के पास गए। जैसे मधु के पास गए हैं ना तो हमने देखा मधु की जो आंखें हैं ना वो ना तो राइट हो रही है ना लेफ्ट हो रही है, और उसकी आंखों की पुतली ना पूरी व्हाइट हो गई है और उसका चेहरा भी अजीब सा हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने हाथ पकड़ा और हम लोगों ने ना अभी प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी है। जैसे प्रेयर कर रहे हैं कुछ असर ही नहीं हो रहा। हमको कम से कम 3-4 घंटे हमने प्रेयर की, मधु पे कोई असर नहीं हो रहा है। हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना कर ही जा रहे हैं, मधु के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग उसके आजू बाजू में खड़े हैं, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। मधु कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, कुछ नहीं, उसने आंख की पुतली तक नहीं झपकी है। उसने 3-4 घंटे अपनी आंखें खुली ही रखी है और सब लोग इतना थक गए, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग बिना रुके कंटिन्यू एक ही सांस में प्रार्थना कर रहे थे। 3-4 घंटे हो गए थे लेकिन प्रार्थना का कोई असर ही नहीं हुआ। तो सब लोग बहुत थक गए। तो मेरे दादाजी बैठ गए। मेरे दादाजी ने बोला मुझे ना पानी का गिलास दो, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैंने पानी का गिलास दिया। जैसे मेरे दादाजी पानी का गिलास पीने गए ना तो मधु ने ऐसे टर्न करके मेरे दादाजी को देखा और स्माइल दी। फिर से ऐसे हो गई मधु। तो अभी दादाजी ने बोला कि मुझे लगता है हमको ना सर्जन को फोन करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं फोन करती हूँ। तो मैंने सर्जन को फोन किया और मैंने बोला अच्छा फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने ऐसा करके फोन काट दिया। तो मेरे पापा जी बहुत टेंशन में हो गए, बोले क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? तो मैंने बोला सर्जन की तबीयत ना बहुत खराब है, वो बहुत सीरियस है, वो तो हॉस्पिटल में है, लेकिन मुझे ये मैसेज दिया गया है कि सर्जन तो नहीं आ सकता लेकिन सर्जन का एक चेला है वो आएगा जिसका नाम नरेंद्र सिंह है, थोड़े ही टाइम में वो पहुंच जाएगा। उन्होंने बोला आप टेंशन मत करो। तो हमने बोला ठीक है। अब हम सब लोग ना उसकी वेट कर रहे हैं। जैसे ही नरेंद्र सिंह घर पर एंटर किया ना उसने हम बाहर से हमारे घर को देखा। वो बाहर ही ऐसे खड़ा खड़ा हमारे घर को देख रहा है, ऐसे कब से देख रहा है।
कम से कम 5 या 10 मिनट उसने हमारे घर पर देखा। तो नरेंद्र सिंह ने ना घर के बाहर ही मेरे अंकल और मेरे दादाजी को बुलाया। अब घर के दरवाजे के पास ना मेरे डैडी, मेरे अंकल और मेरे दादाजी खड़े हैं नरेंद्र सिंह के पास। तो मैंने दूर से नरेंद्र सिंह को देखा तो उसके ना चेहरे पर आधा चेहरा ढका हुआ था और ऐसे भूख थी, और वो ऐसे भूख थी ना तो मेरी बहन मतलब मधु ना जोर से ही रूम से चिल्ला रही है, मैं तुझे जानती हूँ नरेंद्र सिंह। तो मेरे दादाजी ने पलट के देखा तो वो मेरे दादाजी को नरेंद्र सिंह बोल रहा है, उसको लेट गो करो, इग्नोर करो। और वो इतनी धीरे से इतना हम्बली बात कर रहा था ना, मैंने कभी किसी को इतना हम्बली आवाज में नहीं सुना था। वो बहुत हम्बल तरीके से बात कर रहा था और उसने मेरे दादाजी को बोला कि आप ना पूरा रूम खाली कर दो, उस रूम में जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं, जो भी वो फेंक कर उठाकर मार सकती है, सब चीजें उस रूम से निकाल दो, इवन के टीवी तक भी निकाल देना। तो मेरे दादाजी ने क्या किया, मेरे दादाजी ने, मेरी आंटी ने, मेरे अंकल ने वो पूरा रूम खाली कर दिया और हम सब लोग ना दूसरे रूम में थे और नरेंद्र सिंह मधु के रूम में गया। जैसे ही मधु के रूम में गया ना तो मधु की बहुत जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी और बोल रही थी, मुझे नर की आग में मत डालना नरेंद्र सिंह, मुझे नर की आग में मत डाल, नहीं 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 नरेंद्र सिंह मत डालना। तो नरेंद्र सिंह ने किया, नहीं डालूंगा। हम लोगों ने इतनी ही आवाज सुनी, उसके बाद मेरी बहन की ना चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। 5 मिनट के बाद नरेंद्र सिंह रूम से आया और उसने बोला, आपकी बहन ठीक है, अच्छी है, अभी सो रही है, उसको आराम करने देना और उसको कुछ खाने पीने को भी देना। ये गुलाब का शरबत कौन लाया था? तो हम सब हैरान कि इसको गुलाब के शरबत के बारे में कैसे पता चल गया। तो आंटी बोले कि परसों ना इसका बर्थडे था, हो सकता है किसी मेहमान ने दिया हो गिफ्ट। अब मेरे को तो याद नहीं है, इतने सारे गिफ्ट आए हैं, किसने दिया ये गुलाब का शरबत मुझे याद नहीं है। तो नरेंद्र सिंह बोला, इस गुलाब के शरबत के ऊपर ना किसी ने काला जादू किया हुआ था। ये जो भूत था ना, ये प्राचीन काल का मिस्र का भूत था। आपकी इतनी गहरी दुश्मनी किससे है? आंटी बोले, हमारी तो किसी से नहीं है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा। तो नरेंद्र सिंह बोला, इतना निठल्ला कौन बैठा है जो आपके पीछे पड़ा है नहा धोकर? इतना प्राचीन भूत, वो भी मिस्र से बुलाया, कौन हो सकता है ये? तो आंटी बोले, हमको नहीं पता। मेरे दादाजी भी हैरान कि ये कौन हो सकता है। तो नरेंद्र सिंह ने बोला, किसी से भी ऐसे ही चीजें लेकर मत खाया पिया करो, हो सके ना तो किसी से खाने पीने की चीज लिया ही ना करो। और नरेंद्र सिंह ने बोला कि ये शरबत की बोतल है ना, आप मुझे दे दो, आप ये बोतल घर पर मत रखो। तो हमने बोला ठीक है। तो मेरे दादाजी ने बोला, अच्छा, बोले इतना प्राचीन भूत था, बोले इसीलिए, बोले हम लोग कब से बोले इसको निकालने की कोशिश कर रहे, निकल ही नहीं रहा था। तो उसने बोला, इसके लिए ना आपको कम से कम 1 हफ्ता फास्टिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यू प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसीलिए ये होगा। तो मैंने बोला, सर हमने तो आपको अभी बुलाया है और आप बोलते हैं कि 1 हफ्ता फास्टिंग करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तब ये जाकर निकलता है, आपने कैसे इसको अभी निकाल दिया? तो बोलता है, बेटा मैं ना डेली फास्टिंग करता हूँ और डेली प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने बोला, अच्छा, अच्छी बात है। तो मुझे आपसे ये सीखने को मिला कि हाँ, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो और फास्टिंग जितना हो सके करते रहो। बोले हाँ, ऐसा ही ये चीजें निकलती हैं, इनको निकालना कोई आम खास नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। और उसने ये बोला, बड़ी ही हम्बली तरीके से बोला, ये हमारे बस की बात नहीं है, पूरा सामर्थ्य वहाँ से आता है, वही हमें ये ताकत देता है निकालने की, उसी के नाम में ये पावर है। तो मैंने बोला जी सर। तो मेरी अभी सिस्टर अच्छे से ठीक हो गई। हमने नरेंद्र सिंह का थैंक यू किया, खाना वगैरह उसको भी खिलाया और मेरी बहन को भी उठाया और खाना वगैरह खिलाया। अब वो तो गुलाब के शरबत की बोतल लेकर चले गए, लेकिन इस किस्से का ना मेरी बहन के ऊपर इतना गहरा सदमा पड़ा कि वो स्कूल ही नहीं जा रही है, वो घर से बाहर ही नहीं जा रही है, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती है, बस घर में ही रहना चाहती है। मेरे अंकल आंटी ने उसको बहुत बार जबरदस्ती करके स्कूल भी भेजना चाहा, वो स्कूल जा ही नहीं रही है। तो मेरे अंकल आंटी ने सोचा कि क्यों ना हम लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, इसको दूसरे स्कूल में दाखिला दिला देंगे ताकि इसके जीवन की शुरुआत नए सिरे से हो। हम लोग ऐसे शहर में जाएंगे जो हमको कोई भी जानता पहचानता नहीं है। हम मेरे अंकल आंटी दूसरे शहर में तो शिफ्ट हो गए हैं, मेरी कजन भी दूसरे स्कूल में चली गई थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नहीं आई। बहुत ही गंदा असर इस किस्से का मेरी बहन के दिमाग पर पड़ा था। खैर, मेरी बहन को बहुत टाइम लगा, उसके ऊपर बुरे साय का असर कभी नहीं पड़ा। फिर मेरी बहन ठीक हो गई। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। निठल्ले रिश्ते पीछे पड़े हैं, बाहर का दुश्मन तो दिखता है, घर में छिपे चोर का चेहरा
बर्बाद करके हंसता है।